नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। आप सभी जुड़ चुके हैं इनोवेटिव ज्योतिष से और मैं आपका दोस्त डॉक्टर महेश जोशी। आज हमारा जो क्लास का सब्जेक्ट होने वाला है वो है आपको टाइमिंग ऑफ मैरिज। टाइमिंग ऑफ मैरिज के मैंने कई सारे वीडियोस डाले और उसमें आप लोगों की क्वेरीज आई मेरे पास कि हम जब किसी भी इवेंट को टाइम करते हैं तो कुंडली में उस इवेंट का प्रॉमिस तो होना ही चाहिए। तो मेरे पास प्रश्न है कि हम प्रॉमिस किस तरीके से देखें। देखिए दोस्तों, प्रॉमिस को डिकोड करना थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है। कोई बड़े से बड़ा एस्ट्रोलॉजर भी डायरेक्टली ये डिकोड नहीं कर सकता कि कुंडली में प्रॉमिस है या नहीं। किसी भी शास्त्र में ऐसे कोई साफ साफ सूत्र नहीं है जिन्हें देखकर आप बता पाएं कि आपकी कुंडली में मैरिज का प्रॉमिस है या नहीं। फिर भी हम अलग अलग तरीके से कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा आपका जटिल प्रश्न है इसका उत्तर देना, मगर मैं आज कोशिश करूंगा। आपको सबसे पहले बताऊंगा कि किस तरीके से हम कुंडली के अंदर प्रॉमिस देखेंगे और ये मैं नाड़ी सूत्रों पर आधारित बताऊंगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बेस पर, पारशरी के बेस पर ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड जटिल प्रोसेस हो जाता है समझाने में। तो मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगा कि किस व्यक्ति की टाइमली मैरिज होगी, किसकी डिलेड मैरिज होगी और किसकी मैरिज नहीं होगी। ये योग हम किस तरीके से देखते हैं। साथ में ही मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम विवाह का उचित समय पता करेंगे कि किस व्यक्ति का विवाह कब हो सकता है। अब विवाह का समय निकालने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको सूत्र ध्यान रखना है कि विवाह का समय आप तभी निकालें जब व्यक्ति आपके पास पूरी तरीके से परेशान होकर आता है, उसकी कहीं पर भी शादी नहीं हो रही है, तब आप उससे उसके बाद का समय निकालें। क्योंकि विवाह के योग कुंडली में बार बार बनते रहते हैं, बार बार बनते हैं, बार बार बिगड़ते हैं, तो विवाह की संभावना कई बार रहती है। ऐसा नहीं है कि हम एक कोई भी डेट दे देंगे उसी पर होगी, एक के बाद एक संभावनाएं होती हैं। तो इस चीज को ध्यान रखें, देखने वाले भी और जो ये आपको किसी से आप एस्ट्रोलॉजिकल यदि कंसल्टेशन या सलाह लेते हैं वो आपको जो विवाह का टाइम बता रहा है तो आपने दिमाग में बिठा के रखें, जरूरी नहीं है उसी समय पर विवाह हो जाएगा, क्योंकि विवाह के योग कई बार आते हैं जिंदगी के अंदर। अब हम शुरू करेंगे, ये मैं पूरा आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक सूचना दे देता हूं कि हमारे यहाँ पर रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल हैं एस्ट्रोलॉजी के। जो लोग ज़्यादा हैप्टी फीसेस, बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा पैसा देकर कोर्स नहीं कर सकते, वो हमारे यहाँ से रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कंप्लीट कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। टॉपिक वाइज आप करना चाहते हो वो भी अवेलेबल है। सब प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी बेसिक और एडवांस भी अवेलेबल है। भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी भी अवेलेबल है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9013798899 पर मैसेज करेंगे, आपको डिटेल हम प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही साथ हमारे दो नए कोर्सेज शुरू होने वाले हैं। मुहूर्त एंड पंचांग जो दोस्त सीखना चाहते हैं, 1 फरवरी 2026 से बहुत ही कम अमाउंट पर हम ये कोर्स करा रहे हैं। और दूसरा बेसिक और एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी 1 मार्च 2026 से शुरू होने वाला है। आप में से जो लोग करना चाहें कर सकते हैं। साथ ही हमारे दो ऑफर हैं रिकॉर्डेड कोर्स के। मैरिज एस्ट्रोलॉजी, विवाह से रिलेटेड सभी चीजों को समझने के लिए हमारा एक वीडियो कोर्स है जिसका ऑफर 26 जनवरी तक है। और एक जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का भी कोर्स है 26 जनवरी तक। आप यदि लेना चाहते हैं तो जल्द करें, क्योंकि ऑफर निकलने के बाद बहुत सारे लोग आते हैं और वो ऑफर को चूक जाते हैं। अब मैं आता हूं आज के विषय पर, आज के सब्जेक्ट पर, जिसके बारे में हमारी ये क्लास है। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम मैरिज को टाइमिंग करेंगे और किस तरीके से हम योग देखेंगे कि उस व्यक्ति की कुंडली के अंदर मैरिज के योग हैं या नहीं। अब अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग योग होते हैं। मैं आपको वो सूत्रास बताऊंगा और एक पर्टिकुलर कुंडली में मैं आपको टाइमिंग करके बताऊंगा। आप वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर मैं वीडियोस में आपको सूचना देता रहता हूँ अलग अलग कोर्सेज की, अलग अलग जानकारी की। तो आप जरूर सभी वीडियोस को भी वॉच करें। आगे आप यदि हो सकता है तो उन्हें शेयर करें, आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर करें। मैरिज टाइमिंग का ये हमारा सब्जेक्ट है और इसके अंदर एक मैंने कुंडली ली हुई है 13 अप्रैल 2001 12:39 दिल्ली की। इसका हम टाइम करेंगे। सबसे पहले मैं योग बताता हूं कि डिलेड मैरिज के क्या योग होते हैं या नहीं होने के क्या योग होते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर हम कुंडली के अंदर शुक्र एक प्लेनेट है जिसको हम पकड़ लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट यहां पर हम लेकर चलेंगे वीनस। आपकी कुंडली के वीनस के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि पर्सन की मैरिज होगी या नहीं। और ये हम डिसाइड करेंगे फीमेल नेटिव की कुंडली में, महिला, वो सॉरी माफ कीजिएगा,
पुरुष जातक, मेल नेटिव पुरुष जातक की कुंडली में आपको प्रॉमिस देखना है कि इस पुरुष जातक की शादी होगी या डिलेड होगी या नहीं होगी। 3 चीजें देखनी है। तो पुरुष जातक के केस में पत्नी और विवाह का कारक शुक्र होता है। आप उसकी कुंडली में शुक्र को देख लें। अब हम क्या करेंगे, पुरुष जातक में शुक्र से हम गिनना शुरू करेंगे और आपका नियम यह है, देखिए, यदि शुक्र से आप काउंट करते हो वीनस, केतु यदि 1, 5, 9 और दूसरे भाव के अंदर आ जाए, केतु किसी भी चीज का एंड होता है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर, तो शुक्र से केतु की यदि स्थिति पहले, 5वें, 9वें, इसको हम बोलते हैं त्रिकोण या ट्राइन, या उससे शुक्र से दूसरे भाव के अंदर आ जाए, तब वो डिलेड मैरिज को इंडिकेट करता है। केतु अकेला भी, और मैरिज भी ऐसे व्यक्ति की होगी तो उसकी मैरिज के अंदर भी प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करेगा। ये मैं फीमेल नेटिव के बारे में बता रहा हूं, और वो सॉरी मेल नेटिव पुरुष जातक के बारे में बता रहा हूं। स्त्री जातक के लिए आप मार्स मंगल से पहले, 5वें और 9वें और दूसरे भाव के अंदर देखें, यदि केतु स्थित है तो वो उस पर्सन की डिलेड मैरिज को बताएगा कि उस पर्सन की जो मैरिज है वो समय पर नहीं होगी, देरी से होगी। तो पहला आपको केतु चेक करना है। दूसरा, अब आप शनि को भी देखें उस व्यक्ति की कुंडली में, सैटर्न को भी, यदि सैटर्न भी आपका पहले, दूसरे, 5वें और 9वें भाव के अंदर है, यहां पर 7 गलत लिखा हुआ है, 1, 2, 5, 9 मतलब त्रिकोण, 1, 5, 9 त्रिकोण होता है और दूसरे भाव में हो, तब आपका वो भी डिलेड मैरिज को करता है। यदि केतु और शनि दोनों ही किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर, पुरुष जातक की कुंडली में शुक्र से, मैं आपको यहां पर लिखकर एक बार बताता हूं, देखिए आपको क्या करना है। देखिए पुरुष जातक मेल नेटिव के केस में क्या करना है, मेल नेटिव जिसको हम पुरुष जातक बोलते हैं, पुरुष जातक की कुंडली में आप क्या करोगे, शुक्र को देख लोगे, वीनस को देख लोगे, और शुक्र से आप देखोगे किसको, केतु को चेक करोगे कि केतु यदि आपका वहां पर शुक्र से 1, 5, 9 या दूसरे भाव में बैठा है, तो वो अपने आप में ये बताता है कि उस व्यक्ति की मैरिज डिलेड होगी। साथ ही साथ यदि शनि भी इन्हीं भावों में बैठ जाए, सैटर्न, इनमें से किसी भाव में सैटर्न भी आ जाए, सेम भाव में, उसी भाव में होना जरूरी नहीं है जिसमें केतु है, मगर वो शुक्र से 1, 5, 9 या दूसरे भाव में शनि भी बैठा हुआ है, तो वो ना ही केवल डिले को इंडिकेट करता है, बल्कि ये भी इंडिकेट करता है कि हो सकता है उस व्यक्ति की शादी ही ना हो। तो आपको पुरुष जातक में शुक्र से देखना है कि केतु की क्या स्थिति है, और शनि को भी देखना है। यदि केतु भी 1, 5, 9, 2 में है तो वो अब उसकी डिलेड मतलब देरी से विवाह को प्रेजेंट करेगा, और शनि भी यदि आ जाता है तो वो ऐसा कह सकते हो, या तो बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा विवाह, या होगा ही नहीं। मतलब दोनों प्लेनेट यदि आपका त्रिकोण और दूसरे भाव में बैठे हुए हैं शुक्र से, तो वो डिनायल ऑफ मैरिज, विवाह की मनाही को भी रिप्रेजेंट करता है। इनमें से आपका यदि केतु है आपका 1, 5, 9 और 2 में, तो वो आपका डिलेड मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। केतु और सैटर्न 2 होंगे तो वो बहुत ज्यादा देरी से रिप्रेजेंट करेगा, या उसको हम डिनाइल भी कर सकते हैं। अब मैं दूसरा सूत्र आपको यहां पर लिखकर बताता हूं। यही यदि फीमेल नेटिव महिला जातक की कुंडली है तो उसमें मार्स से केतु को देखेंगे। मंगल क्योंकि पति का कारक होता है महिला जातक के केस में, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में मार्स से केतु की स्थिति देखेंगे। यदि वो मार्स से केतु 1, 5, 9 और 2 में बैठा हुआ है तो वो आपका डिलेड मैरिज को शो करता है कि उस महिला जातक की मैरिज देरी से होगी। और शनि भी यदि इन्हीं भावों में बैठा हुआ है उसकी कुंडली में, इनमें से किसी भी एक भाव में 1, 5, 9 और 2 में, तो वो महिला जातक की भी डिनाइल ऑफ मैरिज को रिप्रेजेंट करता है कि हो सकता है महिला जातक की इस केस में मैरिज ही ना हो। अब आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे कि सपोज केतु पहले भाव में है, तो जरूरी नहीं है शनि पहले में, इनमें से किसी भी भाव में शनि हो जाए तभी भी मैरिज नहीं होगी। तो पुरुष जातक और महिला जातक में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। पुरुष जातक में आप शुक्र से देखोगे, महिला जातक में मंगल से देखोगे। यदि केतु और सैटर्न दोनों, शनि और केतु दोनों ही इन भावों में चले गए, तब उसकी काफी ज्यादा डिले मैरिज होगी। आज के समय पर आप कह सकते हो कि 30 से पहले तो किसी भी हालत में उसकी होने की संभावना नहीं होगी। अब यहां पर एक मैं और चीज बताऊंगा, कहीं आप बहुत सारी कुंडलियों में आपके प्रश्न आने लग जाएंगे कि हमारी कुंडली में तो ये कॉम्बिनेशन है मगर फिर भी हमारी मैरिज होगी। तब आपको क्या करना है, इसमें एडिशनली एक चीज को देखना है, क्योंकि सूत्र डायरेक्टली जैसा होता है वैसे नहीं लगते। अब हम जुपिटर की स्थिति देखेंगे, गुरु की। जुपिटर, गुरु यहां पर जीव कारक होता है, आपकी सभी तरह की समस्याओं को दूर करता है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में।
आपका केतु और शनि भी बैठे हैं और इन्हीं भावों में यदि गुरु आ जाए, 1, 5, 9 और 2 में इन्हीं भावों में गुरु भी आ जाए, तो वो आपकी क्या करेगा, डिनाई नहीं होने देगा, मैरिज की मनाही नहीं होने देगा। वो आपकी लेट मैरिज होने के बावजूद भी आपकी मैरिज हो जाएगी। यदि आपका केतु 1592 में बैठा है, शनि 1592 में बैठा है, तो वो कॉम्बिनेशन बनता है डिनाइल का, शादी में मनाही का, या नई मैरिज होगी या बहुत ज्यादा डिले को करेगी। मगर गुरु भी यदि आपकी कुंडली में देख लीजिएगा, शुक्र से कर लीजिएगा, यदि केतु शनि दोनों ही केवल बैठे हैं तो मैरिज में बहुत परेशानियां आने वाली है। मगर गुरु भी इनमें से किसी भाव के अंदर आ जाता है तो आप ये मान लीजिएगा कि आपकी मैरिज होगी पक्का, और डिनाइल नहीं होगा, मगर थोड़ा डिले डेफिनेटली हो सकता है। एक और मैं अब आपको सूत्र बताता हूं। तो मैंने आपको डिले के सूत्र बता दिए हैं। पुरुष जातक में शुक्र से देखना है, महिला जातक में आपको मंगल से देखना है। देखना क्या है, यदि शुक्र से ट्राइन, त्रिकोण बोलते हैं एक पांचनों को, या दूसरे भाव के अंदर केतु बैठा है तो वो डिले को रिप्रेजेंट करेगा। केतु और सैटर्न बैठे हैं तो वो और भी ज्यादा डिले को रिप्रेजेंट करेंगे। मगर गुरु भी आकर बैठ गया है तो वो आपके उतने डिले को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। आपकी मैरिज, एक पहली बात तो डिनाइल नहीं होगी, मैरिज हो जाएगी और बहुत ज्यादा डिले नहीं होगी। महिला जातक में आप शुक्र की जगह इन्हीं रूल को आप मंगल पर लगाकर देखोगे। अब अगली स्थिति मैं आपको बता रहा हूं, अर्ली मैरिज। किसकी मैरिज आराम से हो जाएगी और इजीली हो जाएगी। अर्ली मैरिज का सूत्र है, आप वही शुक्र से देखेंगे, हम वीनस से पुरुष जातक के केस में, मार्स से देखेंगे महिला जातक के केस में। यदि गुरु जुपिटर त्रिकोण, 1, 5 को त्रिकोण बोलते हैं, वहीं से गिनना आप, और दूसरे भाव के अंदर जुपिटर आकर बैठ गया तो वो अर्ली मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। मगर इसमें कंडीशन ये है, आपका सैटर्न और केतु इन भावों में नहीं होना चाहिए। केवल जुपिटर उससे 1, 5, 9, 2 में बैठा हुआ है शुक्र से, तो उसकी टाइमली मैरिज होगी। अर्ली का मतलब टाइमली होगी। मगर गुरु के साथ साथ यदि उन्हीं भावों में शनि आ गया तो वो थोड़ी ही डिले कर देगा, केतु आ जाएगा तो और डिले कर देगा, और केतु शनि आ गए तो काफी डिले कर देंगे। मगर जुपिटर बैठा हुआ है तो मैरिज होना पक्का है, मैरिज का प्रॉमिस पक्का है। एक और कॉम्बिनेशन होता है, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में जुपिटर रेट्रोगेट है तो वो कहीं पर भी बैठा हो, जुपिटर रेट्रो है, वो आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो, वो आपकी मैरिज कराएगा। अब मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि नहीं हमारी में तो रेट्रोगेट है तभी भी मैरिज नहीं हुई। उसका मैं आपको रीजन बता देता हूं। आप ये जरूर चेक कर लेना, केतु और शनि की स्थिति चेक कर लेना। यदि केतु और शनि आपके 1, 2, 5, 9 में बैठे हुए हैं, जुपिटर रेट्रो है, रेट्रोगेट, और केतु और शनि, केतु भी और शनि भी दोनों 1, 2, 5, 9 में बैठ गए हैं आपके। कहां से? पुरुष जातक में शुक्र से और महिला जातक में मार्स से। तो उस व्यक्ति की मैरिज में आपकी परेशानी आएंगी, काफी डिले होगी, होके बाद बनेगी और बिगड़ती चली जाएगी, इस तरीके की स्थिति आएंगी। मैं इन सबको एक बार ब्रीफ में बता देता हूं। बताते टाइम हो सकता है कोई चीज मेरे मुंह से गलत निकल गई हो, तो आप सबसे रिक्वेस्ट ये होती है कि कोई शब्द यदि गलत निकल जाते हैं उसको आप पकड़कर कमेंट करने की जरूरत नहीं है। अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि मुझे जानकारी है तब मैं बता रहा हूं। शब्द कई बार हम जब एक फ्लो में बोलते हैं, लाइव आपके सामने रिकॉर्डिंग हो रही है, तो उस केस में क्या होता है, कई बार शब्द भी गलत निकल सकते हैं। तो आप कंसेप्ट पर फोकस करिए, सीखने पर फोकस करिए। कमियां निकालने पर फोकस करना एक नेगेटिव एटीट्यूड को शो करता है, तो वो ना करें, शोभा नहीं देता। तो यहां पर अब मैं आपको सीधे सीधे नियम बता रहा हूं। देखिए, शुक्र पत्नी का कारक है पुरुष जातक में, मंगल पति का कारक है स्त्री जातक में। तो आपको पुरुष जातक में जो भी चीज देखनी है वो शुक्र से देखनी है, स्त्री जातक में जो भी चीज देखनी है वो मार्स से देखनी है। अब नियम क्या होता है कि जो त्रिकोण 1, 5, 9 में जो प्लेनेट होते हैं, जो भी ग्रह बैठे होते हैं, उनसे युति मानी जाती है। तो 1, 5, 9 वाले जो ग्रह हैं वो निश्चित करते हैं आपकी जिंदगी में उस चीज से रिलेटेड कितना सुख होगा। और दूसरे भाव का जो प्लेनेट होता है वो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है, आपके भविष्य को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी शुक्र से आपके केतु एक्चुअली डिटैच करता है, आपको दूर लेकर जाता है। केतु जब भी आ जाए शुक्र या मार्स से, शुक्र से पुरुष जातक में और मार्स से स्त्री जातक में त्रिकोण में आ जाए, तो वो आपका वो काम नहीं होने देगा, आपको डिटैच करेगा पत्नी से। तो 1, 5, 9, 2 में शनि आपका एक्चुअली देरी का कारक ग्रह होता है, तो शनि भी इन्हीं भावों में आ जाए तो वो भी देरी करने की कोशिश करेगा। अब केतु और शनि दोनों आ जाते हैं तो देरी का कारक भी आ गया और डिटैचमेंट का कारक भी आ गया, तो आपकी मैरिज होने की संभावना काफी कम हो जाती है।
मगर गुरु या जुपिटर को आपकी कुंडली के अंदर हम क्या करते हैं, जीव कारक मानकर चलते हैं। आपकी सभी समस्याओं का समाधान आपका गुरु है। तो यदि गुरु भी उन्हीं स्थितियों में आ जाए तो वो क्या करेगा, केतु और शनि उसको डिले करने की कोशिश करेंगे, नहीं होने देने की कोशिश करेंगे, मगर जुपिटर आपका वो इवेंट करवा देगा। तो इस तरीके से आप इस नियम को ध्यान रख सकते हैं। बहुत ही आसान नियम है, आप बहुत सारी कुंडलियों पर मैंने लगाया है, आप अपनी कुंडलियों में लगाएं और जो भी आपका अपनी कुंडली में हो आप कमेंट करिएगा, जिससे कि हमारा इस पर और कॉन्फिडेंस बन पाए। अब मैं दूसरी स्थिति निकालूंगा यहाँ पर, टाइमिंग हम किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं ये नेटिव है, इसका सपोज मैं इसको पुरुष जातक मानकर एक्सप्लेन करूंगा, फिर स्त्री जातक मानकर एक्सप्लेन करूंगा। सपोज ये आपका पुरुष जातक है, तो पुरुष जातक में मैं किसको पिन पॉइंट करूंगा, देखिए यहाँ पर शुक्र को ले लिया हमने, ये शुक्र बैठा हुआ है पुरुष जातक में। तो शुक्र से हम क्या, मैंने आपको बताया था 1 5 1 5 9 2 इन भावों में देखते हैं केतु है क्या। सबसे पहले डिनाइल ऑफ मैरिज तो नहीं है, सॉरी ये क्या हो रहा है, 9 2 1 5 9 2 डिनाइल ऑफ मैरिज तो नहीं है। देखिए तो यहां पर देखिए केतु है क्या, नहीं है। पांचवा भाव यहां से गिनते हैं हम, ये पांचवा भाव है, यहां पर देखते हैं केतु है क्या, नहीं है। नवा भाव यहां से गिनते हैं, यहां पर केतु है क्या, नहीं है। दूसरा भाव यहां से गिनते हैं, यहां पर केतु है क्या, नहीं है। तो केतु तो डिनाई कर नहीं रहा इस पुरुष जातक को। अब मैं देखता हूं शनि, तो क्या पहले भाव में शनि यहां पर बैठा है क्या, शनि भी नहीं बैठा है। फिर पांचवें भाव में क्या शनि बैठा है क्या, नहीं बैठा। नवे भाव में शनि बैठा है क्या, नहीं बैठा। दूसरे भाव में शनि बैठा है क्या, नहीं बैठा। तो शनि भी डिनाइल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो डिनाइल नहीं है और बहुत डिले भी नहीं है। जुपिटर की हम स्थिति देखते हैं, तो जुपिटर इससे तीसरे भाव में बैठा है। जुपिटर को आप 1 5 9 2 3 7 11 में भी देख सकते हो, तभी भी वो आपको सपोर्ट करेगा। जुपिटर 3 7 11 में हो तो भृगुनंदी नाड़ी के अंदर 3 7 11 से वो दृष्टि डालता है, तभी भी सपोर्ट करेगा। तो इस व्यक्ति का डिले भी नहीं आ रहा है, डिनाइल भी नहीं आ रहा है। तो इस पर्सन की यदि मेल नेटिव है तो इसकी टाइमली मैरिज होगी। मगर यही फीमेल नेटिव की कुंडली है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए मैं प्रोमिस देख रहा हूं इसका, यहां पर प्रोमिस में दिक्कत नहीं है मेल नेटिव में। फीमेल नेटिव में देखिए इसका मार्स है, ये मार्स रहा, इसको पिन पॉइंट करूंगा। अब मैं केतु की स्थिति देखूंगा, तो देखिए केतु तो इसके साथ ही बैठा हुआ है, तो एक पॉइंट तो नेगेटिव हो गया, डिले का हो गया, क्योंकि मार्स के साथ केतु बैठा हुआ है। तो पहला तो ये डिले तो इसका है ही निश्चित, केतु आ रहा है। तो अब शनि देख लेते हैं, तो कंफर्म डिनाइल भी हो जाएगा और बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा। तो शनि को देखते हैं यहां से, मार्स से शनि क्या इसी भाव में नहीं है, दूसरे में है क्या, नहीं है। फिर हम पांचवें में देखते हैं, पांचवें में है क्या, यहाँ पर भी नहीं है। और नवे में है तो यहाँ पर भी नहीं है। तो शनि एक्चुअली नहीं आ रहा है 1 2 5 9 में, इसलिए शनि की वजह से डिले नहीं होगा, केवल केतु की वजह से डिले होगा। तो यहां पर केतु की वजह से आपका इस नेटिव की कुंडली के अंदर डिले रिप्रेजेंट हो रहा है केतु की वजह से। तो केतु यहां पर डिले क्रिएट करेगा मैरिज के अंदर, केतु डिले क्रिएट कर रहा है आपका। तो ये फीमेल नेटिव है, तो इसकी कुंडली के अंदर डिले भी होगा। और एक दूसरा मैरिज का प्रॉमिस भी यहाँ पर वीक हो जाता है। रीजन बिहाइंड दैट देखिए, जो जुपिटर है वो जुपिटर इससे ना ही तो 1 5 7 9 3 11 किसी में भी नहीं है। 1 5 जुपिटर आपका यहाँ पर 1 5 में भी नहीं है, 7 में भी नहीं है, 9 में भी नहीं है। 3 7 3 और 11 लूं तो उसमें भी नहीं है। तो यहां पर देखिए प्रॉमिस काफी वीक हो गया। यदि फीमेल नेटिव है तो इसी कुंडली के अंदर प्रॉमिस आपका वीक हो गया, 2 में भी नहीं है, इनमें से किसी भी भाव में नहीं हो। तो इनमें से किसी भी भाव में नहीं है, तो जुपिटर यहाँ पर क्योंकि छठे भाव के अंदर है, तो छठे भाव के अंदर वो बहुत कोई स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस देता नहीं है। इसलिए यहाँ पर एक्चुअली इस पर्टिकुलर केस में यदि ये मेल नेटिव है तो मैरिज में कोई दिक्कत नहीं है, मगर फीमेल नेटिव है तो यहाँ पर प्रॉमिस काफी वीक हो जाता है। और है तो ये आपका डिलेड मैरिज का कॉम्बिनेशन सर्टेनली बन रहा है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अगली बात पर कि यदि ये मेल नेटिव है तो इसको मैं कैसे टाइम करूंगा, फीमेल नेटिव है तो किस तरीके से इसको मैं टाइम करने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं, देखिए नियम क्या है, पहले नियम समझ लीजिए और ट्रांजिट के बेस पे हम टाइम करेंगे। और मैं दशाओं को भी लगाकर आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है मैं दशाओं को नहीं लगाऊंगा, क्योंकि बगैर दशाओं के मैं कुछ करता नहीं हूं। यहाँ पर भृगुनंदी नाड़ी को यूटिलाइज कर रहा हूं, मगर मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी को भी करूंगा, क्योंकि हमें चीजों को कंफर्म करना है एक से ज्यादा चीजों पर। तो सपोज हम यहाँ पर देखते हैं कि इसकी टाइमिंग ऑफ मैरिज क्या होगी। तो टाइमिंग ऑफ मैरिज का यहाँ पर सीधा सा नियम है, जब भी जुपिटर इन ट्रांजिट,
मेल नेटिव के लिए जुपिटर ट्रांजिट में जब भी आपका शुक्र से 1-5 ट्रांजिट की बात कर रहा हूं मैं, 9 मतलब त्रिकोण या 7वें भाव में जुपिटर ट्रांजिट करेगा। और ये एक्चुअली दृष्टि भी होती है जुपिटर की, इसको दृष्टि भी मान सकते हो, ट्रांजिट भी मान सकते हो। तो जुपिटर जब भी मेल नेटिव के केस में दृष्टि डालेगा ट्रांजिट में किस पर, शुक्र पर, तब उस व्यक्ति की मैरिज होने की पूरी पूरी संभावना होगी, वो उसकी मैरिज का सबसे परफेक्ट टाइमिंग होगा। फीमेल नेटिव के केस में वीनस की बजाय, शुक्र की बजाय मार्स से ले लेंगे। मंगल से जब भी जुपिटर आपका ट्रांजिट में 1-5-7-9 में होगा, या मंगल को जब भी जुपिटर आपका एस्पेक्ट करेगा, तो उस समय पर फीमेल नेटिव की मैरिज होने की संभावना होगी। अब मैं पुरुष नेटिव के केस में इसका टाइमिंग निकालता हूं। तो ये मैंने यहां पर शुक्र देख लिया है, देखिए इस नेटिव की जब यदि मैं आपको ऊपर दिखाऊंगा तो ये एज यदि आप देखोगे तो ये कुंडली में ऊपर लेकर जाता हूं, देखिए इसकी नेटिव की एज है अराउंड अभी 25 ईयर एज हो जाएगी, 24 ईयर हो चुकी है, 25 ईयर हो जाएगी अप्रैल के अंदर। 2001 का बर्थ है, तो 25 ईयर के आसपास इसकी एज है। और इस समय पर इस नेटिव की हम मैरिज निकालना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि जब भी जुपिटर ट्रांजिट में, जुपिटर की बात कर रहे हैं, शुक्र से त्रिकोण में आएगा या दूसरे 7वें भाव के अंदर आएगा, 1-5-9 या 7 में आएगा, तब तब मैरिज हो सकती है। तो यहां पर हम पिन पॉइंट कर लेते हैं जुपिटर को कहां पर होना चाहिए ट्रांजिट में। ये शुक्र रहा, तो शुक्र से 5वें भाव में होने का मतलब है जुपिटर ट्रांजिट में यहां पर हो, 9वें भाव से होने का मतलब है जुपिटर ट्रांजिट में यहां पर हो। तो कैंसर साइन में जुपिटर जब भी ट्रांजिट में होगा, इस नेटिव की मैरिज होने की पूरी पूरी संभावना है। अब कैंसर साइन में जुपिटर ट्रांजिट में देखिए, जब रेट्रो होता है तो प्लेनेट एक बार कैंसर में आता है, फिर कैंसर से निकल जाता है, फिर कैंसर में आता है। तो हमें टाइम ये करना है, हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि पीछे उसकी मैरिज क्यों नहीं हुई। हमें टाइम तब करना है जब नेटिव आपसे आगे पूछ रहे हैं। अब मैं इसका टाइम करना चाहता हूं कि कैंसर साइन में आपका जुपिटर कब आएगा, तो इस फीमेल नेटिव की, वो मेल नेटिव की या पुरुष जातक की मैरिज होने की संभावना है। तो यहां पर मैं ट्रांजिट चार्ट लगाता हूं इसका मैरिज टाइमिंग में। यहां पर देखिए ये एस्ट्रोसेज के अंदर अवेलेबिलिटी होती है ट्रांजिट चार्ट की। आप किसी और तरीके से भी कर सकते हो इसको। अभी करेंटली जुपिटर हमारा मालूम है कि 3 साइन के अंदर रेट्रोगेट होकर ट्रांजिट कर रहा है आज की डेट में। जेमिनी साइन में रेट्रोगेट होकर ट्रांजिट कर रहा है, ये जेमिनी साइन है आपका। मैंने यहां पर निकाल लिया है, ये अभी आज का समय, ये जनवरी में मैं बना रहा हूं ये वीडियो आपका, तो मैं आज की डेट डाल लेता हूं, ये 19 है एक्चुअली, 18 को ये जुपिटर रेट्रोगेट है 3 साइन में। यहां पर हमने क्या देखा था कि जब जुपिटर 4 साइन के अंदर आएगा तब इस नेटिव की मैरिज हो सकती है। तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, यहां पर इसके अंदर ऑप्शन होता है 4 साइन में कब एंटर हो गए। तो जुपिटर अभी भी 3 साइन में है, यहां पर ये 4 साइन में एंटर हो गया। मैं एग्जैक्ट डेट निकाल लेता हूं कब ये 4 कैंसर के अंदर एंटर हुआ है। तो यदि मैं दिन निकालूंगा तो ये कैंसर के अंदर एंटर होगा। आप वैसे भी देख सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन है, अदरवाइज आप गूगल पर जाइए, डाल लीजिएगा 2 जून को एंटर हो जाएगा कैंसर में। तो 2 जून को एंटर होगा, तो 2 जून को इस नेटिव की मैरिज की संभावनाएं हो जाएंगी, क्योंकि ये इस समय पर शुक्र से ट्राइन के अंदर आ गया, शुक्र से 5वें भाव के अंदर आ गया। तो इस समय पर इसकी मैरिज की पूरी पूरी संभावना होगी। तो इस नेटिव को हम समय दे देंगे कि भाई 2 जून 2026 के आसपास आपकी मैरिज की संभावना है। मगर ऐसे ही हम नहीं कर देंगे, 2 जून 2026 को हम इसकी दशाओं को भी देखना पड़ेगा। मैं क्या दशा भी क्वालिफाई करती है या क्वालिफाई नहीं करती। यदि दशाएं क्वालिफाई नहीं करेंगी तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अब मैं देखिए इसमें आगे बढ़ूंगा, आप ध्यान से समझिएगा, ब्लाइंडली हमने कोई चीज नहीं करनी है। 2 जून 2026 मैंने टाइम निकाला ट्रांजिट के बेस पर। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर इसका चार्ट लेते हैं, जन्म कुंडली लेते हैं, और 2 जून 2026 को इसकी जो दशा चल रही होगी वो वीनस में केतु की होगी। 2 जून 2026 को 20/4/2025 से वीनस में केतु की दशा है। हम देखते हैं क्या शुक्र तो महादशा लॉर्ड तो क्वालिफाई करता है, शुक्र की दशा में हो सकती है, मगर अंतरदशा लॉर्ड यदि क्वालिफाई करता है कि नहीं करता है। जो मेरा नियम है अंतरदशा लॉर्ड क्वालिफाई करने का, वो ये है कि अंतरदशा लॉर्ड का नवांश कुंडली के पहले 5वें और 11वें भाव से कोई न कोई लिंक होना चाहिए, तभी उस पर्टिकुलर अंतरदशा के अंदर मैरिज संभव है।
तो यहां पर अंतरदशा लॉर्ड को देखता हूं तो पहले भाव से केतु का कोई लिंक नहीं है, पांचवें भाव से कोई लिंक नहीं है, मगर वो 11वें भाव में जाकर बैठ गया है, 11th हाउस के अंदर जाकर बैठ गया है। तो अंतरदशा लॉर्ड आपका क्वालिफाई करता है। और महादशा लॉर्ड क्योंकि शुक्र है, और शुक्र नेचुरल कारक है मैरिज का, इसलिए शुक्र भी क्वालिफाई करता है। इसलिए इसकी जो मैरिज है आपकी जून में, हम इसको टाइम दे सकते हैं कि जून 2026 के अंदर आपकी मैरिज हो जाएगी। इस तरीके से हम पुरुष जातक के केस में निकाल सकते हैं। अब यही नेटिव यदि स्त्री जातक होता तो हम क्या करते? तो स्त्री जातक के केस में देखिए क्या करेंगे हम। हालांकि इसकी कुंडली में प्रॉमिस नहीं है, मगर फिर भी यदि आपको टाइम निकालना पड़ जाए, स्त्री जातक के केस में यहाँ पर बहुत पुअर प्रॉमिस है, टाइम निकालना पड़ जाए, तो स्त्री जातक में हम कैसे करेंगे? देखिए यहां पर हम मार्स को पिन पॉइंट करेंगे, मंगल को। अब मंगल को पिन पॉइंट कर लीजिए, ये यहां पर मार्स बैठा हुआ है। जब भी गुरु मार्स से त्रिकोण में 1 5 7 9 के अंदर जब भी आएगा, तो गुरु कहां पर आएगा? यहां से 1 2 3 4 5, यहां पर जब भी गुरु आएगा इस जगह पर, 6 7 इस जगह पर गुरु ट्रांजिट में आएगा, 8 9 और इस जगह पर गुरु ट्रांजिट में आएगा। इन सभी केसेस में इस फीमेल नेटिव की मैरिज होने की पूरी पूरी संभावना है। तो करेंटली देखिए गुरु यहां पर ट्रांजिट कर ही रहा है, 3 साइन के अंदर गुरु ट्रांजिट कर रहा है, और जून तक गुरु ट्रांजिट करेगा। तो इस नेटिव की मैरिज आपका जून तक होना संभव है। हम ये बता सकते हैं कि आपकी मैरिज जून तक यहां पर हो जाएगी। तो फीमेल नेटिव के केस में भी देख लेंगे। और ये जून तक नहीं हुई तो हमें क्या वेट करना पड़ेगा? नेटिव कहेगा नहीं जी जून तक तो हो ही नहीं सकती, अभी तो पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो भी बताएगा ना, उसकी भी कोई कंडीशंस होंगी। तब ये हम देखेंगे कि जब ये आपका यहाँ पर 5 साइन के अंदर एंटर होगा, इसके अंदर एंटर होगा आपका, क्योंकि वो यहां पर मार्स से आपके 9th हाउस के अंदर ट्रांजिट करेगा, तो 5 साइन के अंदर एंटर होगा, तब संभावना होगी। अब जैसे इस फीमेल नेटिव ने हमें कह दिया कि जून तक तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि फरवरी तो आने को ही होगी और तब तक तो हम नहीं कर पाएंगे। तब आप नेक्स्ट डेट दीजिए, तो मैं इसको नेक्स्ट डेट दूंगा। तो जब भी जुपिटर 5 साइन में ट्रांजिट करेगा, मैं देख लेता हूं जुपिटर 5 साइन में कब ट्रांजिट करने वाला है। तो 5 साइन में जुपिटर आपका एंटर होगा, ये मैंने एग्जैक्ट डेट निकाल दिया है, ये एंटर होगा 26 जून 2027 को। अब 26 जून 2027 हमने यहां पर निकाल दिया। क्या निकाला हमने? 26 जून 2027। नेक्स्ट डेट दे दी इसको। नेक्स्ट डेट क्यों दी हमने 26 जून 2027? क्योंकि वो नेटिव ने हमें कहा कि इस समय पर जो आप बता रहे हो 2026 में हम मैरिज नहीं करेंगे। तो 26 जून यह बच्चा सेटल नहीं होगा, बच्चे की तैयारी नहीं है। 26 जून 2027 को ये आपका एंटर हो रहा है 5 साइन में, तभी भी ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब उस समय पर मैरिज होगी या नहीं होगी, तो हमने यहाँ पर नाड़ी सूत्र से पता कर लिया कि 26 जून 2027 को इसके योग बन रहे हैं, उसके आगे बन रहे हैं। और देशकाल परिस्थिति के हिसाब से आपको पता है कि 15 जुलाई के बाद अक्सर देव शयन हो जाता है, तब तक मैरिज नहीं हो सकती। तो हम कहेंगे कि 26 जून 2027 से लेकर आपका 15 जुलाई 2027 तक होने के योग बनते हैं। मगर क्या हम यहीं पर रुक जाएंगे? दशाओं को आपने दोस्तों कभी भी नहीं छोड़ना है, दशाओं को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मैं इस समय पर देखता हूं कि दशा क्वालिफाई कर रही है क्या इसको कुंडली के अंदर। 26 जून 2027 को मैं इनकी दशाएं देखता हूं, तो मैं इनकी एक्चुअल जन्म कुंडली पर आ जाता हूं। देखिए ये आपका हो गया, दशा चल रही है इनकी। सूर्य में मार्स की दशा शुरू हो जाएगी अप्रैल 27 में, और वो अगस्त 27 तक रहेगी। सूर्य में मार्स, अब सूर्य और मार्स क्वालिफाई करते हैं क्या? दशा महादशा तो सूर्य की हो गई, तो सूर्य और मार्स का कोई कॉम्बिनेशन इसके अंदर बन रहा है क्या, कि वो क्वालिफाई करते हैं या नहीं क्वालिफाई करते, ये हमें देखने की कोशिश यहां पर करनी है। तो सूर्य यहां पर सेकंड लॉर्ड है, तो महादशा लॉर्ड यदि सेकंड लॉर्ड हो तो भी मैरिज करा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। महादशा लॉर्ड के केस में आपका 2 7 11 तीनों में से किसी भी भाव का लॉर्ड है, उसमें मैरिज हो सकती है। दूसरे भाव का स्वामी, 7वें भाव का स्वामी, 11वें भाव का स्वामी, क्योंकि सेकंड हाउस एडिशन इन फैमिली माना जाता है। अब यहां पर जो हम देखते हैं कि मैरिज जो इवेंट है वो सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा अंतरदशा लॉर्ड पर। तो अंतरदशा यहां पर मार्स की है, मंगल की अंतरदशा है। तो मंगल पहली बात तो आपका यहां पर D1 चार्ट के अंदर तो लग्नेश के साथ बैठा हुआ है, लग्न लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है ये आपका मंगल। लग्न लॉर्ड यहाँ पर मून है, और मून के साथ ये युति में बैठा हुआ है, क्लोज कंजंक्शन में बैठा हुआ है। दूसरी स्थिति
हम यहां पर जाकर देखते हैं जो अंतरदशा लॉर्ड है वो आपका एक्चुअली 7th लॉर्ड होकर लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है, 7वें भाव में बैठा हुआ है। तो मैं जो नवांश का सूत्र बताता हूं अंतरदशा लॉर्ड के अंदर जो अंतरदशा जिसकी है वो उस प्लेनेट का आपका कनेक्शन होना चाहिए 1, 5 और 11वें भाव से। D9 के पहले 5वें और 11वें भाव से पर्सन का कनेक्शन बन जाए अंतरदशा लॉर्ड का, तो ये देखिए लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है मार्स। और ये यहाँ पर आपका 7th हाउस के हिसाब से जो ट्रेडिशनली लोग देखते हैं 7th हाउस में बैठा है, 7th लॉर्ड भी है नवांश का, तो ये आपका मार्स की अंतरदशा क्वालिफाई करती है। तो यहां पर जो मार्स की अंतरदशा क्वालिफाई कर रही है उस समय के पीरियड पर, तो इस व्यक्ति को मैं टाइम बता दूंगा कि आपकी मैरिज जो जून जुलाई 2027 के अंदर हो जाएगी। और इस तरह से हम बहुत ही एक्यूरेटली इन चीजों को निकाल सकते हैं, मगर आपको देश काल परिस्थिति का हमेशा ध्यान रखना है। जो व्यक्ति आया है उससे आप बात जरूर करें कि वो किस समय पर मैरिज करने की स्थिति में है। मैरिज की टाइमिंग आपको कभी भी ब्लाइंडली नहीं फाइंड आउट करनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद।